क्या जो नक्षत्र होते हैं ये प्रारब्ध भी लिखते हैं? जिस वक्त हमारी मृत्यु हुई होती है, हम कहते हैं उसके विचार के कारण ही हमें इस तरह का नक्षत्र मिलता है। विश्व युद्ध की स्थिति है, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति को ट्रिगर किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? करंटली उत्तरा भाद्रपद अफ्लिक्टेड है, सिवियरली अफ्लिक्टेड है, तो हम कहेंगे हाँ ये स्थिति अभी दिखती है और परेशानी नज़र आती है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ में सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी डिफरेंट जगह पर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। मुझे दिखता है थोड़ा लंबा चलने के योग, इंटेंस हो जाएगा। और इंटेंस हो जाएगा। नक्षत्र किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को? 27 नक्षत्रों में आप जिसमें भी पैदा हुए हैं उसके बेसिस पर आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। आप कहाँ जन्म लिया था, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और किस तरह के एनवायरनमेंट में आपकी डेथ हुई। अच्छा। और इस लाइफ में आप क्या करें कि जो पास्ट लाइफ का आप जो ड्यू लेकर आए थे वो आप पूरा कर पाएँ। पुनर्वसु के ट्रेड देखता हूँ तो उसमें लिखा है हैविंग मल्टीपल प्रॉपर्टी। आप दूसरों को क्रिएट करेंगे, आप दूसरों को बनाएंगे, लेकिन आपकी जब खुद की ग्रोथ की बारी आएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, ठीक है। अगर हम देखें, भगवान राम ने अपने राज्याभिषेक से पहले कई लोगों का राज्याभिषेक करवाया, सुग्रीव का करवाया, विभीषण का करवाया, अपना ही नहीं हो पा रहा था। बर्थ चार्ट में किस नक्षत्र में वो इंसान पैदा हुआ है ये बता सकता है कि उसकी लाइफ में अब राजयोग आने वाला है, अब सफलता आने वाली है। उत्तरा भाद्रपद हो तो उसमें हम 46 प्लस में कहते हैं कि अब आपकी कुंडली में राजयोग आएगा। साधना कर रहे हैं तो हमारी जो चेतना है उसका स्तर बहुत हाई हो जाएगा और वो मैं कहूँ कि देवलोक से सीधा कनेक्ट हो जाएगी। कुंडलिनी जागरण एक शब्द होता है, उसके लिए आश्लेषा को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। मघा का जो सिंबल है वो एक सिंहासन है, थ्रोन है। तो जब बनाया ही थ्रोन जा रहा है तो फिर आपके वो पीक पोजीशन अटेन करने की गुंजाइश उसमें बहुत ज़्यादा होती है। उस नक्षत्र में जिसमें हम मिल रहे हैं अगले इंसान से, वो नक्षत्र उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे बता देते? टाइम नोट करके उस समय के चार्ट में नक्षत्र देखकर ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला किस तरह के ट्रेट के साथ मेरी लाइफ में आ रहा है। एक टर्म होती है ना कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतना पैसा, इतनी उन्नति। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सही यात्री माधवी। कौन से ऐसे 7 ब्लेस्ड नक्षत्र होते हैं जिनसे ये पता चलेगा कि आपकी या आपके घर में किसी भी सदस्य का आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, धन योग आपके जीवन में छुपा हुआ है। मनी मैग्नेट्स के कौन से नक्षत्र होते हैं, शताधीश जो होते हैं, क्या उनके नक्षत्र होते हैं जो कुछ भी इस समय संसार में घटित हो रहा है, युद्ध जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, क्या वो भी किसी न किसी नक्षत्र ने ट्रिगर की है? कैसे ये साइंस काम करती है, आज इन बातों को हम समझेंगे। नक्षत्र किस तरह से आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं और आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा नक्षत्र छुपा हुआ है जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है। किस तरह से आप जब किसी इंसान से मिल रहे हैं तो उस इंसान के क्या ट्रेट्स होंगे, ये आपको उससे पहली मीटिंग में जो नक्षत्र है उससे पता चल सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आगे के डिस्कशन को देखने के बाद में, क्या आपने भी उन नक्षत्रों को स्टडी किया है, आपका कौन सा नक्षत्र है जिसमें आप पैदा हुए हैं और क्या आपको वही ट्रेट्स अपनी लाइफ में देखने को मिले हैं जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं। मूल में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके माँ बाप अक्सर कंसर्न देखे जाते हैं उनकी हेल्थ को लेकर के। क्या उन्हें सच में कंसर्न रहने की ज़रूरत है? उन बच्चों के लिए लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होता है या बहुत कुछ पॉजिटिव भी छुपा हुआ है उनकी लाइफ में? इन सभी बातों को आज हम जानने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ दैवीय कृपा आपके जीवन में कौन से नक्षत्र में सबसे ज़्यादा आती है, कौन सा आइडियल टाइम है, कौन सा आइडियल नक्षत्र है जिसमें अगर आप साधना करेंगे तो आपका जुड़ाव परमात्मा से सीधे होगा। अगर ये पॉडकास्ट आपकी आंखों के सामने आया है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एनर्जीज आपसे कुछ कहना चाह रही हैं और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर नितिन कश्यप सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच माधवी जी।
सर, हम ये देखते हैं, नक्षत्रों के बारे में सुनते आए हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। ये भी देखा, जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी रही हमेशा कि हम किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या जो नक्षत्र होते हैं ये प्रारब्ध भी लिखते हैं? जी, कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ में जिस वक्त हमारी मृत्यु हुई होती है, हम कहते हैं उसके विचार के कारण ही हमें इस तरह का नक्षत्र मिलता है। अच्छा। तो जो 27 नक्षत्र की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है जी। और ये माना जाता है कि देयर आर सर्टेन नक्षत्र जो काफ़ी मैच्योर होते हैं। पैदा होने के बाद आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैच्योरिटी के साथ हुए हैं, घर में छोटे होते हुए भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन में इन्वॉल्व हो पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 60 के होने के बाद भी उनका बचपना नहीं जाता। तो यहाँ कहीं ना कहीं नक्षत्र की एक इम्पोर्टेंस होती है। सर, जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों का हमारे प्रारब्ध पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? माधवी जी, डेस्टिनी बोलते किससे हैं? डेस्टिनी बोलते हैं कि भाई किस्मत आगे के लिए हमारा क्या होने वाला है, किस तरह की बनने वाली है। अब उसमें अगर हम ध्यान दें या फोकस करें तो उसमें हमारे करंट एक्शन और हमारे इंटेंशन, ये 2 चीज़ें मैटर करती है। अब देखिए, हमारे एक्शन कहीं ना कहीं हमारे मनोभाव, हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। इस कमरे में अभी हम 2 लोग बैठे हैं। हो सकता है मेरी सोच और आपकी सोच में काफ़ी अंतर हो, इसी रूम में अलग अलग चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग हो। नक्षत्र वहाँ पर मार करते हैं या वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो एक इसको मैं इस तरह भी समझाना चाहूँगा, किसी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है सक्सेसफुल होने का मतलब ये हो कि मुझे सो एंड सो पोजीशन मिल जाए या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ये हो जाए, और किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो सकता है। अब ये जो दोनों डेस्टिनी डिफरेंट तरह का जो रोल प्ले कर रही है, ये नक्षत्र पर आधारित होती है। इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं, ज्योतिष में दशा का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप आज किस वक्त से गुजर रहे हैं, और उस दशा को निकालने के लिए हमें नक्षत्र पर ही फोकस करना पड़ता है। जी। तो अगर नक्षत्र, आपने जैसे कहा डेस्टिनी को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उसी के बेसिस पे दशा मिलेगी, उसी के बेसिस पे आप दुनिया को परसीव करेंगे। तो इसलिए नक्षत्र की एक की भूमिका है डेस्टिनी में। जी। जैसे मैंने ऐसा देखा है कि कोई बच्चा, मान लीजिए रोहिणी में पैदा हुआ है, करेक्ट, या पुनर्वसु में पैदा हुआ है, पंडित ने देखते ही बता दिया या ज्योतिषी ने देखते ही बता दिया कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये किस तरह से होता है? ओके, देखिए जैसा अभी आपने कहा, अगर कोई रोहिणी में पैदा हो गया जी। तो हम कहते हैं हमें पता लग गया उसकी पहली दशा चंद्रमा की होगी। दशाओं, जिसको दशा का ज्ञान होता है, पंडितों को होता है, स्वाभाविक है, तो उन्हें दशा सीक्वेंस पता लग जाती है। और आप एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि पढ़ाई के वक्त अगर किसी की ऐसे किसी शुभ ग्रह की दशा आ रही है जो उसकी एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, तो हमें नक्षत्र देखते ही पता चल जाता है कि इसको ये दशा वहाँ मिल जाएगी, उस टाइम फ्रेम में वो दशा आएगी। तो हम आसानी से कह पाएंगे कि इस दशा, ये बच्चा पढ़ाकू होगा, समझदार होगा, या करियर के टाइम पर इसकी क्या दशा चल रही होगी, उसके बेसिस पर इनिशियल नक्षत्र देखकर ही बता दिया जाता है कि आप इस तरह से एक्ट करेंगे, आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी कि नहीं। तो जो आपने कहा कि नक्षत्र देखकर ही बताया जा सकता है कि अपकमिंग ईयर्स इसके कैसे होंगे। सर, आज की जो परिस्थिति है, जैसे युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है, विश्व युद्ध की स्थिति है, कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति को ट्रिगर किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, संहिता में एक कुर्म चक्र बनाया जाता है, कछुए के शेप का एक चक्र बनाते हैं, और भारत के मैप पर और इवन दुनिया के मैप पर उसको स्थापित किया जाता है। अच्छा। और फिर ये देखा जाता है कि करंट जिन नक्षत्रों को जो सफ़र कर रहे हैं, जहाँ प्लानिटरी पोजीशन आजकल है, वो किस रीजन को डिपेक्ट करते हैं। जी। और फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये रीजन इस दौरान पीड़ित रहेंगे, वहाँ पर सत्ता बदल सकती है, वहाँ पर लोग अगेंस्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट के, या वॉर जो आपने कहा, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। युद्ध एक जेनरिक है कि किसी किसी देश में कभी कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, इससे पहले भी रहे, इसके बाद भी रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम नक्षत्र देखकर ये बताते हैं कि इस दौरान दुनिया के किस क्षेत्र में अशांति रहेगी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहेगी। इसके बारे में मैं आपको एक अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर हम आज की बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आया था, वहाँ एक श्रवण नाम का नक्षत्र होता है। श्रवण। तो एक ब्लॉग में और एक वीडियो में मैंने सिर्फ जिक्र किया कि श्रवण नक्षत्र भारत के कलिंग प्रदेश को इंडिकेट करता है, और इस दौरान कलिंग प्रदेश पर प्रॉब्लम आने के योग हैं।
उस दौरान मुझे ये भी नहीं पता था कलिंग प्रदेश कहते किसे हैं। अच्छा। मैंने खाली ये देखा कलिंग एक जगह का नाम आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए, तो मैंने बताया वहाँ पर कि श्रवण नक्षत्र के दौरान ये होना चाहिए। वो वीडियो हो गया, 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद मुझे उड़ीसा से मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आता है। वो बोला सर आपने उस वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ कुछ होगा और देखो साइक्लोन आ गया। तो मैं तो कभी ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ कि साइक्लोन आएगा और ये सब। कह रहे नहीं, आपने उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपने उसमें कलिंग के बारे में कहा था, बताया था कि सटन नक्षत्र कलिंग को दिखाता है और कलिंग आज के उड़ीसा को कहते हैं जी। और वहाँ पर ये इश्यूज आए। तो नो डाउट वहाँ से मेरा विश्वास भी बढ़ा कि नहीं ये काम करता है, ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट नक्षत्रों को देखना चाहिए। अब जो आपका अगला सवाल आया, आपने कहा कि आज की जो परिस्थिति है इसको हम कब तक रिजॉल्व होते देख रहे हैं या कहाँ तक हमें लगता है कब ये चेंज होगा। देखिए मीन राशि जो लास्ट साइन है वो ना अपने पराकाष्ठा को यानी 12 राशियों में सबसे ऊपर मानी गई है, सुप्रीम मानी गई है। तो जो कंट्रीज, जो देश अपने आप को सुप्रीम मानते हो, जो ये मानते हो कि हम सबसे ऊपर हैं, उन देशों को मीन राशि में जब अफ्लिक्शन होती है तब देखने को मिलता है। इसमें 2 तरह की सुपरमेसी हो सकती है, वेल्थ की, वेपन्स की, एजुकेशन की, कि हम सबसे ज़्यादा लिटरेट है, हम सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। अगर उस राशि में पीड़ा हो, परेशानी आए, तो हम देखते हैं कि उन लोगों को सफरिंग या उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। अगर उस कैटेगरी में आज कोई कंट्री डाली जा सकती है, जिन 3-4 कंट्रीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अमेरिका, ईरान, यूक्रेन, इजराइल, रशिया। राइट। अगर मैं बोलूँ कि वेपन्स के मामले में किनको हम देखते हैं कि कैसा होना चाहिए, तो उसमें यूएस और इजराइल का नाम आता है। जी। तो ये कंट्रीज़ हो गई, और जो भी अपनी सुपर में, इवन ईरान, अगर आप ईरान की बात करें तो एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक सर्टेन सेक्शन को वो रूलर माना जाता है, उनके लीडर को अलग अलग जगह पर पूजा जाता है। इस तरह की सुपरमेसी जो जहाँ जहाँ दिखाई जाती है वो मीन राशि में आती है। और मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती एंड पूर्वा भाद्रपदा। करंटली उत्तरा भाद्रपद अफ्लिक्टेड है, सिवियरली अफ्लिक्टेड है, तो हम कहेंगे हाँ ये स्थिति अभी दिखती है और परेशानी नज़र आती है। जी। उत्तरा भाद्रपदा की वजह से ये सब ट्रिगर होते हुए देखा जा रहा है। करेक्ट। इसमें क्या कुछ कमी आएगी आने वाले समय में? किस तरह के आगे नक्षत्र देखने को आपको मिले? जैसे जैसे इसकी अफ्लिक्शन कम होती चली जाएगी वैसे वैसे हमें इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे अभी करंट स्टेटस ये है कि मार्स सैटर्न जब हम बात कर रहे हैं दोनों उत्तरा भाद्रपद में है, थोड़े समय में मार्स मूव करेगा, मेष में आएगा, तो हम देख रहे हैं वहाँ से चीज़ें ग्रेजुअली डाइल्यूट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि सैटर्न एक साइन में काफ़ी लंबी अवधि तक रहता है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ में सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी डिफरेंट जगह पर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। मुझे दिखता है थोड़ा लंबा चलने के योग, इंटेंस हो जाएगा, और इंटेंस हो जाएगा। जब जब अफ्लिक्शन बढ़ेगी वो मंथ ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये कितने समय तक के लिए होगा सर? इसकी ड्यूरेशन अगर हम कहें 8 से 9 महीने, जो करंट स्टेटस है उसको देखते हुए 1 साल, आप ये कहें कि उत्तरा भाद्रपदा में सैटर्न का रहना, उसके बाद उससे अगले नक्षत्र में जाना, ये दोनों जगह पर इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है। तो मैं इसको लगभग 1 वर्ष अभी और देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और पीछे बैक और कंट्रीज़ का वो रहेगा अभी। मतलब अप्रैल 2027 तक ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी, कह सकते हैं। 15 मई 2027 के आसपास से हमें देखने को मिलेगा ये चीज़ें जो मैंने अभी कहा कि मास तो अभी छोड़ देगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। लेकिन अगर आप कहें कि युद्ध फ्री विश्व कब होगा, तो उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर आप 15 मई के आसपास से काफ़ी मेजर चेंजेस देखेंगे जहाँ पर चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी। मतलब अप्रैल तक ये इंटेंस रहेगा, लेकिन मई से ये थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। करेक्ट। सर, जो नक्षत्र होते हैं और राशि होती है, हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में दोनों की ही बातें होती हैं। राइट। इन दोनों में से कौन सी चीज़ एक ह्यूमन की लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नए आते हैं ज्योतिष में वो पहले यही पूछते हैं कि सर राशि मुझे समझ में आ गई है, प्लैनेट मुझे समझ में आ गए, क्या नक्षत्र पढ़ना ज़रूरी है? जी। तो पहले तो ये कि इन दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। जी। तो जहाँ पर नक्षत्र की बात आती है, नक्षत्र आपकी चार्ट की फाइन प्रिडिक्शन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। देखिए, बर्थ चार्ट में प्लैनेट डिफरेंट साइन में होते हैं, 12 राशियाँ हैं उसमें बैठ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा।
गुरु अगर कर्क राशि में हो तो बोला जाता है जुपिटर एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। अच्छा, उच्च का है तो उसके ट्रेट ज़्यादा नेटिव को मिलने चाहिए। अब जुपिटर के ट्रेट की बात करें तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज एंड एट द सेम टाइम ईगो भी उसी से देखा जाता है। अब अगर कर्क में गुरु है तो उसमें जो 3 नक्षत्र हैं वो हमें ये बताएंगे कि यहाँ नॉलेज ड्रिवन इंडिविजुअल रहेगा, या ये ईगो ड्रिवन रहेगा, ईगो बहुत ज़्यादा है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर पुष्य में है तो हम कहते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उठाना, उनको कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आश्लेषा में है तो कहेंगे अहंकार की संभावना कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से नुकसान हो सकता है। अच्छा। पुनर्वसु में फिर वही नॉलेज आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि राशि और भाव या राशि और नक्षत्र में कोई फाइट नहीं है या कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों मिलके फलित को काफ़ी फाइन ट्यून कर देती है। ये कैरेक्टर्स आपने बताया सर कि कैरेक्टरिस्टिक एक ह्यूमन की क्या है, नक्षत्र बताता है। करेक्ट। एक नक्षत्र का इम्पैक्ट अगर मैं जानना चाहूँ कि एक इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ग्रह दशा है, क्या नक्षत्र है, नक्षत्र किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को? जैसे मैंने इनिशियली भी बताया, नक्षत्र के जब हम फलित को पढ़ते हैं क्लासिकल बुक में तो वो बताते हैं कि ये इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताऊं, स्वाति नक्षत्र एक होता है जिसके बारे में शास्त्र कहता है कि ये क्रय विक्रय निपुण होगा। अब ये क्रय विक्रय निपुण का अर्थ क्या है कि भैया सेल परचेज में अच्छा होगा। तो अब हमें आइडिया हो गया कि इस जो इंडिविजुअल मेरे सामने बैठा है ये बार्गेनिंग में बाय डिफॉल्ट मुझसे बेटर है। अगर ऐसा इंडिविजुअल आगे अपनी लाइफ में प्रोफेशन भी इसी तरह के ऑप्ट कर ले तो उसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो अगर हमें नक्षत्र पता है ना माधवी जी, तो हम इस पर काम कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को किस तरह का प्रोफेशन, किस तरह का लाइफस्टाइल ऑप्ट करना चाहिए जिससे कि ये अपनी लाइफ फुलेस्ट जी सके। एक ऐसे ही और नक्षत्र श्रवण की बात मैं यहाँ करूँ। श्रवण के बारे में जैसा अगर हम हिंदी में श्रवण का अर्थ देखें तो सुनना होता है। संस्कृत में भी जो श्लोक इसके लिए लिखा है उसमें एक शब्द आया है बहुश्रुतो। बहुश्रुतो मतलब जिसके कान बड़े हो या जो ज़्यादा सुनने वाला हो। तो श्रवण नक्षत्र एक अच्छे लिसनर को इंडिकेट करता है और लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बगैर नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि अगर ये इंडिविजुअल किसी इसी तरह का प्रोफेशन या लाइफ ऑप्ट करे जहाँ पर काउंसलिंग, कंसल्टिंग, मेंटरिंग और डिस्कशन हो, वो इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो नक्षत्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए, ये रोल प्ले करते हैं जिससे पता लगता है। सर, नक्षत्र जो होते हैं हमारा इस लाइफ में बर्थ होगा इस नक्षत्र में, ये किस तरह से डिसाइड होता है? ओके, मैं इसके 2-3 प्रिंसिपल हैं या आप इसको कहिए हाइपोथेसिस है अलग अलग लोगों की। एक ये बताया जाता है कि जहां आपने जर्नी लास्ट लाइफ में की रोकी है, आप उससे अगले नक्षत्र में इस लाइफ की शुरुआत करेंगे। अच्छा। मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे 27 नक्षत्र हैं तो जो फर्स्ट 9 नक्षत्र हैं उनमें वो एनर्जी ड्रिवन नक्षत्र होते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। कौन कौन से होते हैं? अश्विनी से लेकर आश्लेषा तक, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये इनकी बात कर रहा हूँ। ये नक्षत्र एनर्जी ड्रिवन होते हैं। हो सकता है सोच कम लगाए, दिमाग कम लगाए, लेकिन करने की चाह ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह जो आखिरी 9 नक्षत्र हैं, मूल से चालू करें तो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये आखिरी के 9 नक्षत्र। इनमें कहते हैं नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती है और एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली लो होता है। यानी ये वो बुजुर्ग हैं जिनको सब कुछ पता है लेकिन काम करने की अंदर से वो ज़ील नहीं बाकी है, और फर्स्ट 9 में काम करने की ज़ील है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो अगर ये दोनों, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपने जो पूछा कि इसी नक्षत्र में क्यों पैदा हुए और अगर पैदा हुए तो क्या ट्रेट आएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह की कैटेगरी से डिसाइड करते हैं कि ये इंडिविजुअल को इस लाइफ में इसका सोल पर्पस क्या है, इसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए जिससे ये खुश रहे। अब जैसे लास्ट 9 नक्षत्र की जो मैंने बात कही, जिनके पास एनर्जी है, नॉलेज है बट एनर्जी नहीं, अगर उनके साथ कोई ऐसा इंडिविजुअल जुड़ जाए जो उनके लिए एक्ट कर सके तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। जी, अच्छा। और अगर फर्स्ट 9 नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है, उसको कोई मेंटोर मिल जाए जो बता दे सही क्या है, तो अपनी एनर्जी वहाँ चैनलाइज करके वो ग्रो कर पाएंगे। अच्छा।
तो हम नक्षत्रों का इतना की रोल रहता है कि हम इन दोनों को देखकर बता पाते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और किस तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए। सर ये जो पास्ट लाइफ में जो कर्मास हम करते हैं वो, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत सेवा की, किसी ने बहुत पॉजिटिव कर्मास किए, Correct. तो क्या वो जो नेक्स्ट बर्थ ले रहा है इंसान, आज जो उसने बर्थ लिया है, उस नक्षत्र को उसके पास्ट लाइफ के कर्मा ने इम्पैक्ट किया है? करते हैं ऐसा? कहते हैं, इसके बारे में एक अच्छी किताब है कर्म विपाक संहिता। कर्म विपाक संहिता। राइट, उसमें क्या है कि 27 नक्षत्रों में आप जिसमें भी पैदा हुए हैं उसके बेसिस पर आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। आप कहाँ जन्म लिया था, आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और किस तरह के एनवायरनमेंट में आपकी डेथ हुई। अच्छा। और इस लाइफ में आप क्या करें कि जो पास्ट लाइफ का आप जो ड्यू लेकर आए थे वो आप पूरा कर पाएं। तो आपने जैसे कहा, उस बुक के माध्यम से ये बताया गया है कि आपकी जो पास्ट लाइफ है वो क्यों इसमें हुई, आप इसी में क्यों पैदा हुए, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नक्षत्र में माधवी जी पद भी होते हैं, 4 पद होते हैं। जो साउथ इंडियंस हैं वो जानते हैं कि किस पद में जन्म हुआ। तो जिन लोगों का जन्म प्रथम पद में पैदा होता है, आपने जो बोला ना कि सेवा की और क्या, हम बता सकते हैं चार्ट से, अगर जिनकी भी कुंडली में अधिकतर ग्रह प्रथम पद में बैठे हों, आप देखेंगे कि उनके लिए नेम एंड फेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंस नहीं। अच्छा। रिलेशनशिप नहीं, उनके लिए मेरी इमेज, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरी गुडविल नहीं खराब होनी चाहिए। एथिकल होते हैं, गलत नहीं कर सकते क्योंकि गलत होगा तो नाम खराब हो जाएगा। तो प्रथम पद में पैदा हुए लोगों के लिए पास्ट लाइफ में हम कहते हैं कि आप इस तरह गए थे कि आपके लिए नेम फेम एक डिजायर थी जिसको आप अब अटेन करेंगे। इसी तरह अगर ज़्यादातर ग्रह दूसरे पद में हैं डिफरेंट नक्षत्र के, तो आपके लिए पोजीशन, पावर, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई कितने घर मैं बना पाया, कितनी फैक्ट्रियाँ मैंने ओन करी, कितनी गाड़ियाँ मेरे पास है। इस लाइफ में आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। वो अटेन होगा कि नहीं, उसके लिए चार्ट की पूरा एनालिसिस, ग्रह कहाँ बैठे हैं, दशा का भाई वो देखेंगे, लेकिन आपकी इच्छा क्या है। तो कहते हैं कि पिछली लाइफ में होता है कि आप इस तरह गए थे कि आपके मन में वो इच्छा रह गई कि मैं बना नहीं पाया, मैं क्रिएट नहीं कर पाया। अच्छा। तो इस लाइफ में आपको सेकंड पद में मल्टीपल प्लैनेट मिल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी इच्छा आपकी इस बर्थ में हो रही है, क्योंकि लास्ट में आपको कहीं ना कहीं एक वॉइड लग रहा था कि मैंने नहीं किया। करेक्ट। जैसे भगवत गीता में कहा गया कि जब आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे होते हैं, उस क्षण जो आपके मन में लालसा इच्छा होती है, वो इच्छा आपके अगले लाइफ के लिए वो बेस बन जाती है। तो यहाँ पर दूसरा पद आ जाता है। तीसरे पद में इंटेलेक्ट, नॉलेज, ज्ञान, कि मुझे सीखना है, मुझे और करना था, तो डिज़ायर। इसमें हम जो जिनके ज़्यादातर ग्रह तीसरे पद में होते हैं, उनमें हम कहते हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये दिखता है कि नॉलेज ड्रिवन चार्ट है, आपको नॉलेज गेन करने में मज़ा आएगा। और वहीं जब चौथे पद में होता है तो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस नहीं, पोजीशन नहीं, मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकता, मैं कई बार हम देखते हैं कि लोग स्कूल चेंज नहीं करते हैं, कॉलेज चेंज नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि नहीं मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त छूट जाएगा। इस तरह के लोग हम देखते हैं चौथे पद में जब जन्म होता है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप के थॉट के साथ पास्ट लाइफ में गए होते हैं। अच्छा, कौन से पद में आप जन्म ले रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सर, जो अवतारी शक्तियाँ होती हैं, मेरे अंदर हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है, जैसे राम जी रहे हैं, कृष्ण जी रहे हैं, ये भगवान के अवतार या हाईली इवॉल्व सोल्स, संत महात्मा, क्या इनका भी नक्षत्र से इनकी डेस्टिनी बंधी हुई होती है या क्योंकि ये साधना करते हैं, क्योंकि ये एक मानव चेतना से परे हैं, तो इनके ऊपर ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं इतना? माधवी जी, हमें ये बताया जाता है कि परमपिता अवतरित इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि एज अ ह्यूमन आपको कैसे एक्ट करना चाहिए जी। तो वो भी बंधे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है भगवान श्री राम के चार्ट से। भगवान श्री राम का जो पॉपुलर चार्ट है उसमें उनका नक्षत्र पुनर्वसु है जी। अब अगर मैं पुनर्वसु के ट्रेड देखता हूँ तो उसमें लिखा है हैविंग मल्टीपल प्रॉपर्टी। आप दूसरों को क्रिएट करेंगे, आप दूसरों को बनाएंगे, लेकिन आपकी जब खुद की ग्रोथ की बारी आएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, ठीक है। अगर हम देखें, भगवान राम ने अपने राज्याभिषेक से पहले कई लोगों का राज्याभिषेक करवाया, सुग्रीव का करवाया, विभीषण का करवाया, अपना ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है। राइट। सो यानी कि कहीं ना कहीं वो बंधे हुए थे कि मेरी लाइफ में ये पैटर्न तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा जी।
इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ रोहिणी नक्षत्र को जोड़ के देखते हैं जी। तो कहते हैं रोहिणी के अंदर भोग शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। पैदा होते ही दो माँ का प्यार, एक ने जन्म दिया, दूसरी पाल रही है। वहाँ पर भी जो वसुदेव की सेकंड वाइफ थी उनके साथ ही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा महिलाओं का, गोपियाँ, उसके अलावा ये सब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो वो नक्षत्र अपना काम ज़रूर करते हैं, वो इससे परे तो नहीं है एक, लेकिन उसमें रहते हुए, उस रोल में रहते हुए आप कैसे अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, वो उनकी लाइफ से देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर एक और शख्स का या एक और चरित्र के बारे में वर्णन करना चाहूँगा, लक्ष्मण जी का। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण का आश्लेषा नक्षत्र था। आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो सर्प हैं, तक्षक नाग हैं, और उनको भी शेषनाग से जोड़ के देखा जाता है कि शेषनाग का अवतार थे वो। तो काफ़ी फ्यूरियस थे। कई जगह एग्जाम्पल मिलते हैं, परशुराम के साथ भिड़ गए, और जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम से ज़्यादा वोकल लक्ष्मण थे कि विद्रोह करो, ये करो, ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं। तो वो सारे ट्रेट, एग्रेशन के, फ्यूरियस होने के, विश वाले वचन बोलने के वो उन्होंने अपने एक्ट वैसा ही रखा जैसा कि उस नक्षत्र के व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन वहाँ हमें ये सीखने को मिला कि वहाँ जब एक मेंटर को आप समर्पित हो जाते हो, भगवान राम ने जो कहा, जो बोला, वो आदेश सर्वोपरि है, फिर मैं सारी चीज़ें छोड़ दूंगा। तो वो एनर्जी भी कैसे अपनी एक्सट्रीम को, सब अपनी पराकाष्ठा को पा सकती है, वो हमें उनके एग्जाम्पल से समझ में आता है। हम यही पढ़ा रहे होते हैं अलग अलग क्लासेस में कि नक्षत्र देखते ही कोई भी नक्षत्र अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक सर्टेन टाइप की एनर्जी है। अगर इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर रहे हैं, तो ये कोई बुरे से बुरा नक्षत्र भी बहुत अच्छा हो सकता है, और एक बहुत अच्छा नक्षत्र वाला व्यक्ति भी बहुत बुरा बिहेव कर सकता है। इसी तरह से अगर हम महात्मा गांधी के चार्ट की बात करें, जो महात्मा गांधी जी का पॉपुलर चार्ट है वो भी आश्लेषा बॉर्न है, ठीक है। अब हम कहें कि उनमें तो गुस्सा दिखता नहीं था, या तो वो तो अहिंसा परमो धर्मा वाला सिद्धांत था उनका, जबकि हम कह रहे हैं नक्षत्र काफ़ी फ्यूरियस है। उन्होंने अपनी एनर्जी सही जगह से, सही तरीके से चैनलाइज की, अपना एग्रेशन सही ढंग से चैनलाइज किया, तो वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर और आज हमारे बापू कहलाते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आपको अपने ट्रेट का अंदाज़ा हो, उसके साथ अगर हम आगे बढ़ें, उसको रिफाइन करते चले, तो नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर मैं ये देखती हूँ कि जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोष देखते हैं, किसी की कुंडली में सर्प दोष है, किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है, क्या ऐसे कुछ नक्षत्र हैं जिनमें अगर कोई पैदा हुआ है देन दैट पर्सन विल बिकम मोर प्रोन टू हैविंग सच दोष, उसकी लाइफ में उन दोषों के आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो पर्टिकुलर इन नक्षत्रों में पैदा हुआ? ऐसे कुछ नक्षत्र हैं? बिल्कुल बिल्कुल माधवी जी, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। आपने कहा वैदिक ज्योतिष में दोषों पर ज़्यादा चर्चा होती है, मैं इसको रीफ्रेम ऐसे करता हूँ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि योग अच्छे भी पढ़ाए जाते हैं, गज केसरी, मालव्य, भद्र महापुरुष राजयोग, लेकिन होता क्या है, अच्छी चीज़ों पे ना इंसानी फितरत यह है कि नेगेटिविटी जल्दी पकड़ लेती है और पॉजिटिव चीज़ों को लाइटली लिया जाता है। तो राजयोग पर और इन पे डिस्कशन कम होके मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, हम इसको हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। जी, मैंने ये देखा है ना सर कि लोगों के अंदर ना दोषों को लेकर के एक बड़ा डर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि डराया गया है लोगों को कि अरे आपका ये है, बिना पूजा के आपका काम नहीं होगा, तो वो डर का, जो आपने कहा दोष का भय, उनके मन में बैठ जाता है। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या उन दोषों के होने की संभावना किसी सर्टेन नक्षत्र में ज़्यादा हो सकती है? देखिए, व्यसन, ऐब, या जो हम कहें संगति का असर, हाँ, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनके ऊपर संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं इसको ये कहूँ कि दे आर प्रोन टू दोषस, वो गलत होगा। कंपनी अच्छी है तो वो लोग अच्छे हो सकते हैं, अगर कंपनी खराब है तो वो लोग बहुत ही खराब हो सकते हैं। अच्छा। उसमें आद्रा आता है, ज्येष्ठा आता है, आश्लेषा आता है, उसमें शतभिषा आता है। ये ऐसे कुछ नक्षत्र हैं जिनमें हम कहते हैं कि इनकी कंपनी पे ध्यान रखो, कि अगर जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं और अपने बच्चा उनका 13 से 15 साल का या 17 साल का है, टीनेज में है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उस टाइम हम उनको बताएं कि इसका फ्रेंड सर्कल ध्यान से देखिएगा, वो अगर सही है तो ये बच्चा खूब ग्रो करेगा, वो अगर ख़राब है तो वो प्रॉब्लम देगा।
और इसी के विपरीत कुछ ऐसे भी नक्षत्र हैं जिन पर कंपनी का इम्पैक्ट, साथ का इम्पैक्ट ना के बराबर पड़ता है। अच्छा। एंड पुष्य इज वन ऑफ देम, स्वाति इज वन ऑफ देम। पुष्य हो गया, स्वाति हो गया, श्रवण हो गया, इवन उत्तरा भाद्रपद हो गया। ये ऐसे नक्षत्र है कि ये वो कीचड़ में कमल की तरह भी खिल सकते हैं कि आसपास अगर व्यसन वाला माहौल है, एडिक्शन का माहौल है, किसी किसी तरह के लोग रह रहे हैं आप, लेकिन उनमें भी आइसोलेटेड रह सकते हैं जी। तो दोषों के लिए तो प्लैनेटरी पोजीशन जिम्मेदार है, लेकिन व्यसन और ये प्रोन टू एडिक्शन, इसके लिए देयर आर सर्टेन नक्षत्र जिसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत। सर, हमने बात किया दोषों की, क्योंकि हम दोष देखते हैं कुंडली में, लोग उसको लेकर के बहुत कंसर्न रहते हैं। हाँ। क्या किसी का नक्षत्र बर्थ चार्ट में किस नक्षत्र में वो इंसान पैदा हुआ है ये बता सकता है कि उसकी लाइफ में अब राजयोग आने वाला है, अब सफलता आने वाली है? पहले से पता चल जाता है बच्चे के बर्थ के टाइम पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इसको अगर मैं आपने जिस नक्षत्र की बात की, नक्षत्र से हमें दशा सीक्वेंस पता लगती है जी। तो अगर मुझे पता लग जाए कि करियर के टाइम पर इसकी ऐसे प्लैनेट की दशा आ रही है जो काफ़ी फेवरेबल है, तो हम उसको पहले से बोल देते हैं कि आपके लिए टाइम बड़ा अच्छा है। जी। इसको इस तरह समझिएगा कि अगर रोहिणी नक्षत्र वाला कोई चार्ट आता है तो हम बोलते हैं कि जब आप अपना 28 ईयर अटेन करेंगे, 28 से 42 के बीच में आपकी लाइफ में ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसी तरह उत्तरा भाद्रपद हो तो उसमें हम 46 प्लस में कहते हैं कि अब आपकी कुंडली में राजयोग आएगा। आद्रा नक्षत्र हो तो हम कहते हैं जीवन में बहुत संघर्षों के बाद, बदलाव के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी ग्रोथ हो पाएगी। यहाँ पर भी मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे आद्रा एक नक्षत्र है, उसके बारे में कहा जाता है कि जो उसके पैतृक कार्य चलते आ रहे, पैटर्नल जो भी काम रहा हो, उससे हट के जब वो काम करेगा, कुछ डिफरेंट करेगा, तब जाके उसकी ग्रोथ हो। मतलब अपनी लीनेज से हट के। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वहाँ पर जैसा अभी आपने कहा कि चार्ट देख के पता लग गया कि ये राजयोग है, ये इस समय अच्छा होगा। चार्ट देखकर ये भी पता लगता है कि इस राजयोग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको करना क्या होगा। तो आद्रा में कहा जाता है कि अगर आप डिफरेंट काम के लिए जाएं तो बहुत अच्छा है जी। एंड यहाँ पर फिर मैं और जोड़ूँ, पुनर्वसु, अभी भगवान श्री राम से हम बात कर रहे थे, उनके चार्ट की बात कर रहे थे जी। तो पुनर्वसु में ट्रैवलिंग से बहुत फ़ायदा होता है। ट्रैवलिंग से? हाँ। अच्छा। तो अगर वही चीज़ हम भगवान राम के चार्ट पर देखें तो पहले विश्वामित्र जी के साथ जाना, जंगलों की यात्रा करना, फिर वापस आके वनवास पर दोबारा जाना जी। तो जितना उन्होंने ट्रैवल किया या जितना लाइफ में उनके ट्रैवलिंग रही, उतनी ग्रोथ का स्कोप बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये है अलग अलग नक्षत्रों के बारे में। सर, हम ये देखते हैं कि मुहूर्त निकाले जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य हो, मुहूर्त निकाला गया है, नक्षत्रों को भी उस समय ध्यान दिया जाता है। क्या कोई ऐसा नक्षत्र है या ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जिनमें पता चलता है कि दैवीय कृपा सीधे इस समय इस मुहूर्त में आ रही है, प्रवेश कर रही है और इस समय आप कार्य कर लीजिए? नक्षत्र के बिना मुहूर्त देखना बेमानी है जी। नक्षत्र इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आपने कहा कि सर्टन नक्षत्र में देवीय कृपा हम पर आए। देखिए, पहले ना जब भी हम मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त निकालने से पहले देखते हैं कि काम क्या है। जी। ओके। जो मुहूर्त या जो नक्षत्र सर्जरी के लिए अच्छा हो सकता है वो घर परचेज करने के लिए अच्छा नहीं होता। जी। जो शादी के लिए अच्छा हो सकता है वो दुकान खरीदने या बेचने के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो पहले हमें सामने वाले से पता करना होता है कि आप किस कार्य के लिए जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जो भी कार्य ऐसा हो जो जीवन में आप चाहते हैं एक ही बार हो, स्थायी हो जाए, जैसे शादी, नॉर्मली लोग यही चाहते हैं कि शादी एक बार हो और वो स्थायी रहे। तो ऐसे में देयर आर सर्टेन नक्षत्र जिन्हें ध्रुव नक्षत्र कहते हैं। उत्तरा भाद्रपद है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तरा आषाढ़ है, रोहिणी है। अगर इन नक्षत्र में आप काम कर रहे हैं जो चाहते हैं एक ही बार हो, तो देवीय कृपा उसको एक बार होने के में सपोर्ट करेगी। अच्छा, एक ही बार में आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और वो लॉन्ग स्टेइंग रहेगी। अच्छा। जो एक बार हुआ वो वैसे ही आगे लंबे टाइम के लिए रहेगा। अब इसमें मैं इस तरह जोड़ूंगा कि मान लीजिए आप घर खरीद रहे हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल चाहता है कि घर जहां मुझे रहना है वो एक ही बार खरीदे, बार बार मूव इन मूव आउट नहीं करना पड़े। उसमें भी हम कहते हैं आप ध्रुव नक्षत्र को ऑप्ट करोगे तो देवीय कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, जो हमें बार बार ना करने पड़े, जल्दी रैप अप करना है, तो वो चीज़ों के लिए चर नक्षत्र होते हैं जिसमें श्रवण आता है, शतभिषा आता है, धनिष्ठा आता है। हम ऐसे नक्षत्रों को ऑप्ट करते हैं जो ये दिखाते हैं कि इस दौरान अगर आप काम करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा
और जिसमें मूवमेंट हो। जैसे अगर मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में, या शोरूम ओपन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि शोरूम स्टेबल रहे, हमेशा के लिए रहे, लेकिन मेरा काम चलता रहे। तो जहाँ चलना शब्द आ जाता है वहाँ पर ऐसे नक्षत्रों को लिया जाता है जिन्हें चल नक्षत्र कहते हैं। चल नक्षत्र। और उनमें ये नक्षत्र आते हैं जो अभी जो मैंने बताए, उत्तरा, धनिष्ठा हुआ, शतभिषा हुआ, श्रवण हुआ। हम कहते हैं इन नक्षत्रों में काम करेंगे तो आपका काम चलायमान रहेगा जी। इसी तरह से फ्रेंडशिप करना या बैठकर डिस्कशन करना, बात करना, समझना, उसके लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई है, उससे मृदु नक्षत्र कहते हैं। मृदु नक्षत्र। उसमें अनुराधा आता है। कहते हैं अगर आपकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही है या किसी से नहीं बन रही है और आप चाहते हैं बैठकर डिस्कस करके कुछ निकालें इसको, तो वहाँ पर अनुराधा अगर आप ऑप्ट करते हैं तो अगेन वो जो देवीय कृपा है वो आपके ऊपर आएगी और आपका वो काम आसानी से हो जाएगा। मैं ऐसा देखती हूँ सर कि जैसे साधक होते हैं जो साधना करते हैं, राइट, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल माना जाता है, इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसमें अगर साधना कर रहे हैं तो हमारी जो चेतना है उसका स्तर बहुत हाई हो जाएगा और वो मैं कहूँ कि देवलोक से सीधा कनेक्ट हो जाएगी, चेतना जुड़ जाएगी यूनिवर्स से। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो मुहूर्त होते हैं पूरे दिन में जी। इन मुहूर्त में भी हम नक्षत्रों को डिवाइड करते हैं। तो उसमें भी स्वाति नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो हनुमान जी से भी जोड़ा जाता है और उसको ब्रह्म मुहूर्त से भी जोड़ा जाता है। अच्छा। तो ये था मुहूर्त के साथ उस नक्षत्र को जोड़ना। अब आपके सवाल पर आते हैं कि कुछ ऐसे नक्षत्र जो कि आपको मेडिटेट करने में हेल्प करें। उसमें जो सबसे पहला नक्षत्र ऐसा है उसका नाम है मूल। मूल, ठीक है। मूल मतलब जड़, जैसा कि नाम से हम जानते हैं संस्कृत में, और जड़ से जुड़ना, ऊपर से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, उसके लिए मूल नक्षत्र बहुत शुभ बताया गया है। दूसरा ऐसा एक नक्षत्र है वही आश्लेषा। आज आश्लेषा बहुत बार आ रहा है, देखेंगे कि आज आश्लेषा हावी तो नहीं है। तो आश्लेषा नक्षत्र भी ध्यान मग्न होने के लिए, कुंडलिनी जागरण एक शब्द होता है जी, उसके लिए आश्लेषा को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। अच्छा, कुंडलिनी जागरण के लिए। करेक्ट। सो कुंडलिनी जागरण के लिए आश्लेषा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेट करने के लिए, उस परमपिता से जुड़ने के लिए मूल बहुत अच्छा है। पुष्य नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति, करेक्ट। तो ऐसे में बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के, देवता के, देव कृपा के प्रतीक हैं, इस वजह से पुष्य को भी इस कैटेगरी में लिया जाता है। तो अगर जैसा आपने मुझसे पूछा कि किन नक्षत्रों में ऊपर वाले से जुड़ना और आसान हो जाएगा, उसमें अगर मैं ऑप्ट करूं तो मूल, आश्लेषा, स्वाति, पुष्य, ये ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर। सर, आपने कहा मूल, राइट। ये नक्षत्र ऑस्पिशियस है अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप परमात्मा की शक्ति से जुड़ना चाहते हैं। मैंने ये देखा है कि जब मूल में बच्चे पैदा होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि अब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, उसको लेकर के, बच्चे के करियर को, आगे के फ्यूचर को लेकर कंसर्न होते हैं। क्या सच में उन्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? नहीं, जो मूल टर्म है उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो मूल नक्षत्र ही है जिसके बारे में अभी मैंने बताया, मेडिटेशन के लिए अच्छा है जी। इसी प्रकार की एक कैटेगरी भी होती है जिसे गंड मूल नक्षत्र या मूल कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में जी। उसमें 6 नक्षत्र आते हैं। उसमें अश्विनी आता है, उसमें आश्लेषा आता है, उसमें मघा आता है, उसमें ज्येष्ठा, और उसमें मूल आता है जो अभी हमने कहा, और रेवती आता है। जी। अब ये जो नक्षत्र हैं, इनमें जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं माना गया। अच्छा। पहले के समय में क्या होता था माधवी जी, जब फैमिली बड़ी होती थी तो ये कहा जाता था कि पिता को चेहरा मत दिखाइए इतने दिन तक, वरना पिता का कुछ अनिष्ट हो जाएगा। अच्छा। मूल नक्षत्रों में जन्म होने पर तो माँ के लिए सेपरेट रूम होता था, बच्चा भी वहीं रहता था, पिता को उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती थी जब तक वो पूजा ना हो जाए। जी। ये बात सही है कि इन नक्षत्रों में जन्मे जातकों को हेल्थ को लेकर थोड़ा एक कंसर्न रहता है, और यंग एज में स्पेशली हम कहते हैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो कि परेशानी ना आए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात उतनी सही है कि मूल में जन्मा बच्चा अगर बच जाए, सर्वाइव कर जाए, किताब की लाइन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसकी सक्सेस कंफर्म है। अच्छा। हाँ, जैसे अभी मूल की बात करें, गंडमूल नक्षत्र भी है और मूल की ही हम बात करें, तो जब हम क्लासिकल बुक पढ़ते हैं
तो हमें पता लगता है मूल के ट्रेट तो बहुत अच्छे हैं। मूल वाला लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है, मूल वाला जल्दी से अपने माता पिता को नहीं छोड़ता है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ता है, अपने कल्चर को नहीं छोड़ता है। आई रिमेंबर एक चार्ट आया था मेरे पास कि जिसमें यूएस में था वो इंडिविजुअल, अच्छा, और मूल में जन्म हुआ था। तो मूल की क्लास होने से पहले उसने कहा सर आप ये बुरा तो नहीं बोलेंगे, मूल खराब नक्षत्र ही है। मैंने कहा देखो जो क्लासिकल बुक कहती है मैं तो वो बोलूँगा और फिर मैं समझाऊंगा कैसे लगाना है। जब मैंने बोला तो मैंने कहा कि आप अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकते, ये लाइन आपके ऊपर सही बैठ नहीं रही है क्योंकि आप तो अलग हो पेरेंट्स से, आप तो किसी और कंट्री में हो। देन ही सेड कि सर यहाँ पर मैंने अपनी कम्युनिटी को ही बहुत बड़ा डेवलप कर लिया। वो आंध्रा से थे, तो उन्होंने कहा यूएस में मैंने जो आंध्रा की कम्युनिटी है मैंने बनाई, या मैं उसका एक की प्लेयर हूँ, और मेरे आसपास आंध्रा के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं अपनी रूट्स यहीं पर एक तरह की एस्टेब्लिश कर ली है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि मूल में जन्म लेता है वो अपनी संस्कारों को आसानी से नहीं छोड़ता है और अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहता है, सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भय गलत है कि अगर गंडमूल में या मूल में हुआ तो करियर खराब होगा, फाइनेंशियली बैंकरप्सी या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये सिर्फ अप्लाई होता है हेल्थ तक। अगर हेल्थ को छोड़ दिया जाए बाकी चीज़ें हर एक नक्षत्र की डिफरेंट है। सर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, कौन कौन से ऐसे ऑस्पिशियस नक्षत्र होते हैं जिनमें वो बच्चे पैदा हुए तो उनका करियर बहुत ऑस्पिशियस निकलेगा? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ मैं जोड़ूंगा आपके सवाल के साथ साथ, डिफरेंट नक्षत्र डिफरेंट प्रोफेशन को दिखाते हैं। अच्छा, जैसे रेवती जी, रेवती में सेलर जो ये नाविक होते हैं इसको जोड़ के देखा जाता है। कुंडली में 10th हाउस करके एक भाव होता है जिससे कर्म का विचार किया जाता है जी। 10th लॉर्ड अगर रेवती नक्षत्र में है तो वहाँ पर इस तरह के प्रोफेशन जो जल से जुड़े हैं, जल मार्ग से जुड़े हैं, वहाँ जाने की संभावना, उससे जुड़ा काम करने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार श्रवण की अगर हम बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि काउंसलिंग, कंसल्टिंग, लोगों के साथ इंटरेक्शन, वो आपके काम का पार्ट बन जाता है जी। तो पहले तो ये कि डिफरेंट नक्षत्र अलग अलग प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं जी। तो वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए हमें। जब हम कुंडली देखते हैं तो इसको ज़रूर चेक करते हैं कि ये किस में बैठा है। अब आपके उस सवाल पर आते हैं कि किन नक्षत्रों में जन्मे लोगों को ये बोला जा सकता है कि आप ग्रो काफ़ी कर सकते हैं, कैपेबिलिटी पूरी जी। मघा एक नक्षत्र है। मघा का जो सिंबल है वो एक सिंहासन है, थ्रोन है। तो जब बनाया ही थ्रोन जा रहा है तो फिर आपके वो पीक पोजीशन अटेन करने की गुंजाइश उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो मघा बड़ा अच्छा माना गया, स्वाति बहुत अच्छा माना गया है। शर्विष्ठा करके एक नक्षत्र है, धनिष्ठा बोलते हैं उसे आजकल भाषा में। शर्विष्ठा नक्षत्र में भी ये कहा गया है कि आप केवल अपना परिवार का पालन नहीं करेंगे, आपकी वजह से 10 परिवार का खाना चल रहा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बिजनेसमैन हैं और आप औरों को काम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पुनर्वसु की, वो बड़ा अच्छा नक्षत्र है करियर के पर्सपेक्टिव से। ये बात सही है कि पुनर्वसु वालों के कार्य क्षेत्र में बदलाव काफ़ी ज़्यादा जल्दी होते हैं, बट स्टिल ओवरऑल करियर अच्छा रहता है जी। सो जब आप कह रहे थे कि ग्रोथ के कौन से अच्छे नक्षत्र हैं तो उनमें ये कुछ नक्षत्र आते हैं। सर जो सत्ताधीश होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती, पावर होती है, इन लोगों के लिए कौन से नक्षत्र होते हैं मेन जो देखने को मिलते हैं हमें, वो उनसे जुड़े हुए हैं? माधवी जी, अलग अलग नक्षत्र के अधिष्ठात्री या अधिष्ठात्रा देव अलग अलग बताए गए जी। उनमें कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके साथ त्रिदेव को जोड़ा गया है जी। जैसे आद्र नक्षत्र के साथ भगवान शिव को जोड़ा जाता है, श्रवण नक्षत्र के साथ भगवान विष्णु को जोड़ा जाता है, रोहिणी के साथ ब्रह्मा जी को जोड़ा जाता है जी। और तो ये तीन जो कि त्रिदेव कहलाते हैं और पीक पोजीशन को दिखाते हैं, तो हम कहते हैं इनमें जन्मे जातकों के लिए ये फील्ड अच्छी है। अच्छा। या जिसमें पावर चाहिए हो। इसी तरह हम जानते हैं भगवान इंद्र देवराज कहलाते हैं जी। भगवान इंद्र ने ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिष्ठात्र देव हैं वो जी। तो हम कहते हैं ज्येष्ठा भी ये दिखाता है कि आप पावर पोजीशन, जो आपने कहा लीडर बनने का स्कोप आप में ज़्यादा है। यमराज हम जानते हैं कि उनको माना जाता है कि वो भी राजा है, नर्क के राजा कहलाते हैं। तो उसमें हम भरणी नक्षत्र के साथ भी ये जोड़ के देखते हैं कि आप में ये ट्रेट ज़्यादा आएंगे।
तो मैं अगर एक बार रिपीट करूं तो आद्रा भगवान शिव की वजह से, श्रवण भगवान विष्णु की वजह से, रोहिणी भगवान ब्रह्मा जी की वजह से, ज्येष्ठा इंद्र की वजह से, एक मैंने आपको नक्षत्र बताया भरणी, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड लास्ट मघा जो मैंने थ्रोन के साथ जोड़ा था। इन 6 नक्षत्रों में हम देखते हैं कि ये पावर होती है कि ये लीड कर सके। अगर मैं समझा आज के समय के हिसाब से बात करूं तो जो अभी यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा में है, वो जो इंद्र जिसके डेटी हैं, और लग्न उनका मघा में है, जो अभी थ्रोन की हमने बात की। तो ये काम करता है, पता लग जाता है कि ये पावरफुल पोजीशन अटेन कर पाएंगे कि नहीं। तो उनके जन्म के साथ में ही पता चल गया कि वो पावर उनके हाथ में आने वाली। हाँ हाँ सर, ऐसे कौन से 7 ब्लेस्ड नक्षत्र हैं जिनसे ये पता चल सके कि इनमें जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी लाइफ में आगे जाकर के धन धान्य से भरा हुआ होगा, एक मनी मैग्नेट की तरह वो बच्चा आगे चलेगा, प्रॉस्पर करेगा? हाँ हाँ, नक्षत्र की रोल प्ले करते हैं लाइफ की जर्नी को बताने में। तो उसमें अगर आपने जो सवाल पूछा कि फाइनेंशियल गेन का स्कोप किसके चार्ट में ज़्यादा है और वो भी काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें जो नक्षत्र आते हैं उसमें अश्विनी आता है, उसमें रोहिणी आता है, उसमें स्वाति आता है, उसमें धनिष्ठा आता है, उसमें उत्तरा फाल्गुनी करके एक नक्षत्र है वो आता है, पूर्वा फाल्गुनी आता है। ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें हमें दिखता है कि हाँ, ये फाइनेंशियल गेन इसके लिए कंपेयर टू अदर्स काफ़ी आसान रहेगा, एंड चांसेस बहुत हाई हैं कि ये इंडिविजुअल वो सब चीज़ें अटेन करें। इसमें भी मघा आता है। अभी जैसे बाकी नक्षत्रों में हमने देखा कि पावर के लिए हमने मघा की बात की, फाइनेंस के लिए भी मघा बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र हो जाता है। तो ये वो नक्षत्र हैं जो अगर आपके चार्ट में मल्टीपल प्लैनेट इनमें हैं या मून नक्षत्र ये है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीज़ें अटेन हो जाएंगी। जिन नक्षत्रों की मैंने बात की वो ऐसे क्यों हैं, अगर हम उस पर जाएं तो अगेन हमें जो इसका स्टोरी पता लगती है या इसके पीछे कहानी पता लगती है वो ये है कि इसके जो देवता हैं, जैसे अश्विनी कुमार आपने नाम सुना होगा, वो चिर यौवन को इंडिकेट करते हैं। च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश की विधि बताने वाले अश्विनी कुमार जी। तो युवा अवस्था या भोगवादी सोच वो अश्विनी में ज़्यादा होती है जी। इस वजह से कहा गया कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी देखने को मिलती है। इसी प्रकार जब मैंने रोहिणी की बात की, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है शुक्र की राशि में जी। शुक्र और चंद्रमा जब दोनों मिलते हैं तो लक्ष्मी भी है और लक्ष्मी का उपभोग भी है। अच्छा, इस वजह से रोहिणी को भी ज़्यादा पैसे के मामले में अच्छा माना गया जी। उत्तरा फाल्गुनी मैंने आपके साथ जिक्र किया, सूर्य का नक्षत्र होता है, सूर्य की ही राशि में स्टार्ट होता है। सूर्य आपको पता होगा सभी नवग्रहों में सबसे बड़ा साइज जो है वो सूर्य का है जी। तो जो एक टर्म होती है ना कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतना पैसा, इतनी उन्नति के योग उत्तरा फाल्गुनी में हमें देखने को मिलते हैं जी। मैंने यहाँ धनिष्ठा का भी जिक्र किया, तो वो यही है, धन से जोड़ के इसको देखा जाता है। जब आप दूसरे को कमा के दे रहे हैं तो आपकी अपनी कमाई भी अच्छे होने के योग इसमें बढ़ जाते हैं। स्वाति नक्षत्र का भी मैं यहाँ जिक्र करूँ, स्वाति नक्षत्र शुक्र की राशि में राहु का नक्षत्र है। अच्छा, राहु हम जानते हैं माया का कारक माना गया है जी। और शुक्र माया या लक्ष्मी को माना जाता है जी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंस के मैटर में काफ़ी तेज़ दिमाग और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे बढ़ाना है, इसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरह हम इसको देखते हैं तो परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर। सर, ये कैसे पता चलता है कि अगर आप किसी से किसी नक्षत्र में मिल रहे हैं, उस नक्षत्र में जिसमें हम मिल रहे हैं अगले इंसान से, वो नक्षत्र उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे बता देता है? एक लाइन आती है माधवी जी, होई है वही जो राम रचि राखा, या डिस्टाइंड है, हमारी हर मीटिंग डिस्टाइंड है। तो ऐसे में ज्योतिषी क्या करते हैं, मान लीजिए आज आप और मैं मिल रहे हैं और मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ कि आपकी क्या कैरी कर रहे हैं पीछे, क्या एनर्जी आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो उस वक्त की कुंडली बनाई जाती है और उस वक्त में जो नक्षत्र आता है हम उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि एक तो इस मीटिंग का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा और उस नक्षत्र के ट्रेट इस इंडिविजुअल के लिए मेरे लिहाज से बिल्कुल सटीक बैठेंगे। अच्छा, यहाँ एक फ़र्क समझिएगा, एक इंडिविजुअल के कई फेसेस होते हैं, अपनी माँ के सामने अलग, पिता के सामने अलग, पति पत्नी के सामने अलग। अब जो आपने बोला कि जिस वक्त मीटिंग हो रही है,
जब मीटिंग हो रही है तो मेरे लिए कौन सा पक्ष इसका सामने निकल कर आएगा वो अभी का नक्षत्र बताता है। अच्छा। ठीक है, अगर वो डिसेप्टिव नक्षत्र हुआ तो हम बोलेंगे जो भी बात आपने की या कर रहे हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जी। अगर वही नक्षत्र कोई ज्ञानवान नक्षत्र हुआ, हमें पता है कि ये नॉलेज बेस्ड है, तो हम उसका फलित ये करेंगे सामने वाला काफ़ी इंटेलिजेंट है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है। ये तब काम आता है जब मीटिंग के दौरान आप सामने वाले से ये नहीं पूछ सकते कि आपका चार्ट क्या है। जी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कई बार विवाह से पहले डिफरेंट प्रपोजल से मिलने जाते हैं कि यह बंदा कैसा है कैसा नहीं देखें, जी। और उस दौरान आप इतना भी नहीं पूछ सकते हैं कि तुम्हारा चार्ट अभी दे दो मुझे। तो उस केस में क्या होता है कि तब स्टूडेंट या जो भी ऐसे इस तरह की मीटिंग में जाते हैं वो टाइम नोट करके उस समय के चार्ट में नक्षत्र देखकर ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला किस तरह के ट्रेट के साथ मेरी लाइफ में आ रहा है। अच्छा। तो ये बहुत सटीक जाता है। मतलब इनिशियली मुझे लगता था काफ़ी इलॉजिकल सी बात है कि अभी के समय को लेके क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखा कि हाँ ये सब डिस्टाइंड है, अगर इस वक्त मिलना इसी टाइम पर मिलना वो पहले से डिसाइडेड है, तो उसका प्रभाव ज़रूर दिखता है उस समय पर जिस समय मीटिंग हो रही हो। तो इसमें डिवाइन प्लानिंग भी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जोड़ दूँ कि ये पहली मीटिंग पर अप्लाई होता है। अच्छा। अगर एक ही इंडिविजुअल से आप 4 बार मिल रहे हैं तो आप 5वीं बार 6ठी बार हर बार नहीं चार्ट ओपन करेंगे। आप फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये इंडिविजुअल मेरे लिए क्या कैरी कर रहा है, किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है, उस तरह से इसको देख। सो जिस नक्षत्र में वो मिल रहा है पहली बार हमसे, उससे उसके सही ट्रेड पता चल जाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना कुछ आपने बताया ना, आई एम श्योर जितना एनलाइटेंड मैं फील कर रही हूँ, जितना कुछ नया मुझे जानने को मिला है, मेरी ऑडियंस को भी उतना ही कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच माधवी जी, स्पीकिंग ट्री मुझे बुलाने के लिए। जी, ग्रैटिट्यूड। क्या आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो नक्षत्र आपके कैरेक्टर के साथ साथ ये भी बता सकता है कि आप लाइफ में कितने ज़्यादा प्रॉस्पर होने वाले हैं। जिस नक्षत्र में आप जिससे पहली बार मिल रहे हैं वो नक्षत्र उस इंसान के बारे में क्या कुछ बताता है, ये सभी बातें आज हमने इस पॉडकास्ट में जानी है। अगर आपके अंतर्मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम नितिन सर से उसको आने वाले एपिसोड्स में पूछें, तो उसे अपने नाम के साथ में और आप विश्व के किस कोने से इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। हम आने वाले एपिसोड्स में उन सवालों को आपके नाम के साथ में ज़रूर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।